हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर 2 यहाँ पर चल रहा है, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों की बात हो रही थी, उनकी शुद्धता की बात हो रही थी। पदार्थ क्या है? प्रत्येक वो वस्तु आपका पदार्थ है जिसमें भी द्रव्यमान है और जो आपका कहीं पर भी स्थान घेर रही है, यानी कि जिसमें मास है और वॉल्यूम है, वो सारी वस्तुएं आपकी क्या है? पदार्थ यानी मैटर की श्रेणी में आएंगी। ओके, फिर आपने फर्स्ट चैप्टर में पदार्थ का फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था, यानी कि उसमें आपकी तीन मेन जो फिजिकल स्टेट थी, भौतिक अवस्थाएं थी, वो आई थी, जिसमें आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की, यानी ठोस, द्रव और गैस की बात वहां पर हो रही थी। यहाँ पर हमने फिर क्या किया? उसका केमिकल क्लासिफिकेशन देखा, यानी कि अब हम पदार्थ को तोड़कर देखते हैं कि उसके बीच में क्या क्या है, यानी उसका कंपोजिशन क्या है, पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है। तो हमने देखा या तो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होगा, या पदार्थ में एक कण के अतिरिक्त दूसरा कण भी होगा। तो जब एक ही प्रकार का कण कहीं पर भी है तो उसको शुद्ध पदार्थ कहा जा रहा है। जैसे हम पानी की बात करते हैं, तो पानी को हम जब देखते हैं तो उसमें सारे जो अणु हैं वो किसके हैं? पानी के ही हैं, जल के हैं, H2O के, ठीक है ना। तो वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। पानी में अगर आपने चीनी मिला दी तो उसमें दूसरे प्रकार के भी क्या आ गए? अणु आ गए, तो वो क्या हो गया? अब अशुद्ध पदार्थ हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं? मिक्सचर या मिश्रण भी कहते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने दो तरह से विभाजित किया था। एक आपका शुद्ध पदार्थ आए थे, यानी प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा आपका आया था मिक्सचर, यानी कि मिश्रण, जिसे आप इम्प्योर सब्सटेंसेस या अशुद्ध पदार्थ कह रहे थे, ठीक है ना। फिर आपने प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया। आपने कहा कि आपका क्या हो सकता है? वो एक प्रकार का जो कण है जिससे कोई भी पदार्थ मिलकर बन रहा है, वो परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है। तो तत्व के केस में हम परमाणु की भी बात करते हैं और अणु की भी बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सारे, जब आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, जब आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो आपका एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। सेम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेंगे तो उसमें भी आपके हाइड्रोजन के ही परमाणु आएंगे। तो एक ही प्रकार के कण हैं, तो आपका क्या है? तत्व है और शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आ रहा है। दूसरा शुद्ध पदार्थ का आपने दूसरा जो भाग देखा था वो क्या था? कंपाउंड, यानी कि यौगिक की बात हम वहां पर कर रहे थे। यौगिक आपका क्या है? अब दो तत्व आपस में मिल जाएंगे या दो से अधिक भी मिल सकते हैं और एक नया पदार्थ बनाएंगे जिसको यौगिक कहा जाएगा, और तत्व जो मिलेंगे वो अपने भार के एक निश्चित अनुपात में वहां पर मिलेंगे। देन आपने मिक्सचर को क्लासिफाई किया, किसमें? आपका एक आया था होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा आया था हेटेरोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको पढ़ा था। तो यहाँ पर आज के सेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद कॉन्सेंट्रेशन हमने देखी, सांद्रता, सॉल्युबिलिटी को पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपने देखे। आज के सेशन में कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता को मात्रात्मक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9th का साइंस चल रहा है, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो शुद्धता की बात हो रही थी, जहां पर आपने दो तरह से मैटर को क्लासिफाई किया था। एक आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन दी थी, एक केमिकल क्लासिफिकेशन दी थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन भौतिक वर्गीकरण जिसे कहा जा रहा था, भौतिक गुणों के आधार पर आपने देखा कि ठोस, द्रव, गैस आपकी तीन अवस्थाएं बनेंगी। और केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण में आपने देखा कि एक मिक्सचर बनेगा यानी मिश्रण, और दूसरा प्योर सब्सटेंसेस बनेंगे। मिश्रण को आपने दो तरह से वर्गीकृत किया, समांग मिश्रण और विसमांग, यानी होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थ को दो तरह से क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, यानी कि तत्व और आपका यौगिक। तत्व को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है आपका, और क्या बताया जाता है कि ये तीन तरह से क्लासिफाई होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है ना। और कंपाउंड आपके बनते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपने सबके बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि हम केमिकल क्लासिफिकेशन को इस चैप्टर में लेके चल रहे हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, जिसके दो पार्ट देखे थे, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक की बात हुई थी शुद्ध पदार्थ में। मिक्सचर में हमने, या मिश्रण या शुद्ध पदार्थ में हमने क्या देखा था? होमोजीनस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण, जैसे आपका चीनी और पानी का मिश्रण बनता है।
विसमांग मिश्रण, जैसे पानी में रेत मिला दी है तो वो विसमांग हो गया आपका, ठीक है ना। इनमें हमने अंतर देखा था, कंपाउंड और मिक्सचर, यानी कि मिश्रण और आपके यौगिक में अंतर देखा था। फिर हमने कहा 3 प्रकार के सॉल्यूशन मिक्सचर आपके बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ओके, यानी कणों का जो आकार होगा उसके आधार पर आपका वर्गीकरण किया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमने सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, विलयन क्या होता है। तो एक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, जहां पर आपका क्या होता है, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। जो अधिक मात्रा में है विलयन में उसको विलायक कहा जाएगा, और जो कम मात्रा में है उसको विलेय कहा जाएगा। ये भी आपने पढ़ा कि विलायक ही पूरे विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करेगा, ओके। इसके गुण हमने पढ़ लिए थे। अलॉय की बात की थी, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जिसमें स्टील के बारे में पढ़ा, कांस्य के बारे में पढ़ा और पीतल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देख रहे थे, किसी भी सोल्यूशन में विलेय की जो मात्रा होगी वही उसकी क्या होती है, सांद्रता होती है, ठीक है ना। फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बात की कि आपकी विलेयता क्या होती है। तो कोई भी पदार्थ विलायक में जितनी अमाउंट में घुल रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, विलेयता हो जाएगी। इसके बाद आपने कहा कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमने तापमान और दाब की बात की। तो तापमान आपका ठोस और द्रव अवस्था को प्रभावित करता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे आपने पानी में चीनी मिलाया, सपोज नॉर्मल ठंडा पानी था, तो धीरे धीरे घुलेगा और विलेयता क्या होगी, कम होगी। जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, पानी को गर्म कर लिया, तो विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके। देन हमने लास्ट सेशन में अपना सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा था। संतृप्त विलयन आपका क्या था बच्चे, ऐसा विलयन था जिसमें आप और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते। क्या कहा मैंने, ऐसा विलयन है जहां पर आप और अधिक विलेय को नहीं घोल सकते हैं, और ये सब एक फिक्स टेम्परेचर पर हो रहा है, यानी तापमान को आपने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने, किसी भी विलयन की बात हो रही है, उस विलयन को आप निश्चित तापमान पर उसमें आपने जितना भी विलेय घोला है और उससे और अधिक मात्रा में आप जब विलेय नहीं घोल पाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह रही हूँ कि 30 ग्राम सपोज 30 डिग्री सेल्सियस आपने तापमान रखा है, ये फिक्स है टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या किया, आपने पानी में सॉल्ट डालना स्टार्ट किया, नमक डालनी आपने शुरू की। पानी में आपने नमक घोली, ठीक है। पानी आपका सपोज ये पानी है, सपोज H2O, ठीक है। ये आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, यानी नमक डाल रहे हो आप पानी में, ठीक है ना। मैंने कहा ये 100 ml वाटर आपने लिया है, 30 डिग्री सेल्सियस आपने यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स कर रखा है। सॉल्ट आपने ऐड की, ऐड करते करते जब आपने 40 ग्राम इसमें सॉल्ट ऐड कर दी, 40 ग्राम के बाद इसमें 1 ग्राम भी इस टेम्परेचर पर नहीं घुल रहा है, यानी 40 ग्राम से अधिक आप इसमें नहीं घोल पा रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, यानी संतृप्त विलयन। तो जिस विलयन में किसी निश्चित तापमान पर, ये निश्चित तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, और अधिक विलेय नहीं घुल सकता या नहीं घोला जा सकता, उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब असंतृप्त क्या हो जाएगा, असंतृप्त वो हो जाएगा जिसमें संतृप्त से कम मात्रा है विलेय की, यानी जिसमें आप और अधिक विलेय को घोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। यानी कि अगर ये 100 ml वाटर है और आप यहाँ सॉल्ट डाल रहे हो, सॉल्ट सपोज 20 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपने 100 ml वाटर में अपना 20 ग्राम सॉल्ट डाला है, तो क्या हो रहा है, क्योंकि संतृप्त विलयन कब बन रहा है, जब 40 ग्राम होगा, तो 20 ग्राम के बाद आप इसमें और अधिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। आप 21 ग्राम डाल सकते हैं, 25 डाल सकते हैं, 30 डाल सकते हैं, 35 40 तक आप पूरा इसमें घोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये असंतृप्त विलयन हो गया। यानी एक असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है, समझ रहे हैं, यानी संतृप्त में क्या है, ज्यादा है, 40 ग्राम थी वहां पर। देन आपने क्या कहा, यह एक ही तापमान पर, एक ही तापमान यानी फिक्स कर रखा है जो टेम्परेचर आपने, उस पर अधिक मात्रा में विलेय को तब तक घोल सकता है या उसमें तब तक घोला जा सकता है जब तक कि यह संतृप्त घोल न बन जाए, ठीक है। समझ आया क्या कहा गया, यानी इसमें इस अनसैचुरेटेड विलयन में हम कितना सोल्यूट और ऐड कर सकते हैं, जब तक कि ये संतृप्त ना बन जाए, क्योंकि संतृप्त कह रहा है कि मैं अब और नहीं घोल पाऊंगा,
ओके तो इस प्रकार से हमने इसको भी अच्छे से समझा था। देन हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस देखे थे। देन आपने सुपर सैचुरेटेड की बात की थी। यहाँ पर फिर से 100 ml वाटर लिया गया है, ठीक है, और सॉल्ट आपने सैचुरेटेड में कितनी डाली थी, 40 ग्राम यही डाली थी कि इससे अधिक आप नहीं घोल पाएगा। अब आपने क्या किया, इसको हीट देनी स्टार्ट की, यानी गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाया। पहले 30 डिग्री टेम्परेचर फिक्स कर रखा था, अब आपने टेम्परेचर 30 से और क्या कर दिया, 70 डिग्री कर दिया, सपोज 70 डिग्री कर दिया, आपने गर्म कर दिया उसको। तो इसमें अब 40 के बाद सपोज 6 ग्राम और घुल गई, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, अब आपने 70 डिग्री से वापस टेम्परेचर कम कर दिया, तो जितनी 6 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी उसमें नमक उसमें घुला था ना, वो नमक क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा और इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है, जो संतृप्त विलयन बन गया था, जहां पर उसने कहा कि मैं 40 ग्राम से अधिक नहीं घोल सकता, तो आपने उसको 30 डिग्री से 70 डिग्री उसका टेम्परेचर कर दिया, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाने से क्या हो गया, उसमें 6 ग्राम सॉल्ट और घुल गई। हमने सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, कैसे देखा था कि तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है ठोस और द्रवों की। तो इसी प्रकार क्योंकि आपका ठोस क्या है, सॉल्ट यहाँ पर ठोस है ना, नमक क्या है, ठोस अवस्था में क्रिस्टल के रूप में, तो उसमें हम और अधिक नमक को घोल पा रहे हैं 6 ग्राम और फिर आपने क्या किया, इसको ठंडा किया। तो ठंडा करने पर क्या हुआ, वो 6 ग्राम जो एक्स्ट्रा घुली हुई थी वो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिखाई देगी और इसी को आपका सुपर संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ओके तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में अच्छे से पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर मास परसेंटेज की, जो कि हमारा आप मात्रात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली क्या कहते हैं कि हमें सांद्रता को व्यक्त करना है, ठीक है। तो आपका मास परसेंटेज आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हैं, मतलब देखो विलियन है आपका, कोई भी विलियन में कितनी चीजें हैं, किस किस से मिलकर के बना है, एक तो विलायक है जो अधिक मात्रा में है वहां पर, और क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है। विलेय आपके एक से अधिक हो सकते हैं, विलायक आपका एक ही होता है। जैसे आपने बोला मैम मैंने पानी लिया, पानी में मैंने चीनी डाल दी, तो पानी आपका विलायक था, चीनी आपकी क्या थी, विलेय थी, लेकिन आपने चीनी के अतिरिक्त उसमें नमक भी डाल दी, तो आपके विलेय कितने हो गए, दो, एक तो चीनी हो गया, दूसरा नमक भी हो गया। तो इस तरह से विलयन में क्या है, दो घटक है, एक विलायक है, एक विलेय है। तो हम दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जिस भी चीज का आपको प्रतिशत निकालना होता है उसका आपको वैल्यू लिखनी होती है अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, यही करते हैं। सेम यहां पर भी करेंगे, जैसे यहां पर मास परसेंट ऑफ सोल्यूट है ये, तो क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, द्रव्यमान का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो दोनों जगह हम द्रव्यमान लेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको फिर आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए मास परसेंटेज क्या होता है। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जब हम निकाल रहे हैं, यानी विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ओके, इनटू 100। क्लियर है, क्या कहा गया, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। सेम अगर आप क्या निकालोगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट विलायक के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। यानी द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, इसे विलयन के द्रव्यमान के अनुसार प्रति 100 भागों में विलेय की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी अवयव का, जिसका भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, वो अवयव यानी या तो वो विलेय होगा या फिर क्या होगा, विलायक, और बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। क्लियर, चलिए अवयव की जगह मैं विलेय ले लेती हूँ, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, विलेय का
द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो बराबर, देखो जैसे आपके 8th में मार्क्स आए होंगे ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए, या आप टोटल मार्क्स लगा लो, तो कुछ आपके ऑब्टेन, सपोज आपके टोटल मार्क्स जो थे, मैक्सिमम मार्क्स वो आपके 500 थे, ठीक है। 500 में से किसी के कितने आ गए, 400 आ गए सपोज, ठीक है। तो ये ऑब्टेन मार्क्स हो गए जो आपने प्राप्त किए, प्राप्तांक जिन्हें कहा जाता है। ये आपके पूर्णांक हो गए, टोटल मार्क्स, जिन्हें मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स हम कह सकते हैं 500। ओके, तो आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालते हो परसेंटेज? ऑब्टेन मार्क्स जो होते हैं आपके 400 बटे क्या करेंगे, टोटल मार्क्स 500 इंटू 100, ठीक है, यही करते हैं। 80% मार्क्स आ गए आपके, क्लियर। यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, यहां पर भी हम सिर्फ परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान का, वहां पर हम अंकों का प्रतिशत निकाल रहे हैं कि हमने 8th में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। यहां पर हम द्रव्यमान का प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास अंक थे कि हमारे पास कितने प्राप्तांक है, कितने पूर्णांक है, वैसे ही द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास सभी अवयवों का द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं कुल विलयन में, यानी किसकी बात कर रहे हैं, अगर आपने चीनी और पानी का घोल बनाया है, क्या कह रही हूं मैं, चीनी और पानी का घोल आपने सपोज बनाया है, यहां पर आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने वाटर डाला है H2O, ठीक है, और इसमें आपने शुगर ऐड कर दी है, चीनी ऐड कर दी है आपने, ठीक है। तो आपके पास चीनी का भी द्रव्यमान होना चाहिए और आपके पास H2O का भी द्रव्यमान होना चाहिए। दोनों का द्रव्यमान आपके पास होगा तो आप चीनी का, चीनी आपकी विलेय है यहां पर आपने बताया है, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं, और पानी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं क्योंकि उसका द्रव्यमान भी आपके पास है। तो विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय धन विलायक का द्रव्यमान, यानी दोनों का द्रव्यमान लोगे यहां पर, तो वो क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ओके, ये आपका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। देखो ध्यान से सुन लो, बातें कर रहे हैं फिर क्वेश्चन कर रही हूं तो आंसर नहीं करेंगे। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला, विलेय का द्रव्यमान जो था उसको विलयन के द्रव्यमान से भाग दिया गया और 100 से गुणा कर दिया गया। तो विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालोगे, बताओ, कुछ तो दिमाग लगाओ, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आपके ऑब्टेन मार्क्स जो थे वो 400 थे, ठीक है। वो सपोज भटकोला में किसी बच्चे के 400 आए थे, बाग वाला में किसी के 410 आ गए या 420 आ गए। अब उन 410 अंकों का प्रतिशत कैसे निकालोगे, उन 410 को करोगे 500 से भाग, तो यहां पर विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो अब विलायक के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान से भाग करेंगे। क्या कहा मैंने, विलेय का द्रव्यमान जहां ऊपर लिखा है उसकी जगह सिर्फ विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, बाकी आप सेम वैसे ही कर लेंगे। क्या कहा मैंने, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो अंतर किस चीज का आया बताओ मुझे, सिर्फ इसका आया कि जब विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उस सूत्र में हम अंश में विलेय का द्रव्यमान ले लेंगे, और जब हम विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो उसी सूत्र में हम विलायक का द्रव्यमान अंश में ले लेंगे, यानी ये जो अवयव है इसकी जगह हमें सिर्फ विलेय और विलायक लिखना है जब हमें जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है ना। जल्दी से इसे नोट करो, न्यूमेरिकल दे रही हूं मैं इसके बेस पर अभी करने के लिए। चलिए ये न्यूमेरिकल है आपके लिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फिर बातें ही करते रहना आपस में, जो पढ़ रहा होगा वही सॉल्व कर पाएगा, बाकी बातें करते रहना।
Find the mass percentage of 6 gram sodium hydroxide dissolved in 50 gram of water. Since the density of water is nearly 1, this type of question often gives the volume of water in millimeters. ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको find the mass percentage of 6 gram sodium hydroxide. 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दी है आपको, जिसको घोला गया है 50 ग्राम जल में. आपको निकालना क्या है? मास परसेंटेज निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है. ठीक है ना? और दोनों अवयवों का निकालोगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निकालेंगे और आपके जल का भी यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी और जल आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा. करो सॉल्व जल्दी से. कैसे निकालेंगे? विलेय जो कि आपका क्या है? NaOH है, का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 6 ग्राम. 6 ग्राम दिया गया है. ठीक है ना? विलायक जो कि आपका क्या है? H2O, उसका द्रव्यमान आपका कितना है? 50 ग्राम है. ठीक है ना? आपको निकालना क्या है? विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत. इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को होमवर्क से करके लाएंगे. ओके? तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. GIC बाग वाला कुछ समझ आया? हैंड रेस करो, हाथ उठाइए. समझ में आया? चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे. जब भी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो अपना पूरे समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. और जिनको मैंने बार बार बोला है कि बातें नहीं करेंगे, तो वो ध्यान रखेंगे कि आगे की क्लासेस में बातें नहीं करेंगे और डिसिप्लिन से बैठेंगे. और साथ ही जो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको करने को दिया है, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा. और ये द्रव्यमान प्रतिशत सिर्फ यहाँ पर नहीं आता, 11th में आता है, 12th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर भी ये आपको मिलेगा. तो यहीं पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना होमवर्क करके आएंगे. आने वाले सेशन में हम आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करेंगे. और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.